हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर एनलाइटन एकेडमी। क्लास नाइन्थ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। आज इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस आएगी। अब आते हैं चैप्टर की थीम पे कि पीपल एज रिसोर्स। देखो, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन के आसपास हो चुकी है, यानी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री हमारी इंडिया है। अब सोचो कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव हो जाए, प्रोडक्टिव का मतलब उनमें अच्छी खासी स्किल हो, लिटरेट हो पूरी तरीके से, ठीक है, यानी कंट्री की ग्रोथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर दे। तो आपको पता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि एक पीपल को, एक पर्सन को हम एज ए कैसे रिसोर्सेज के रूप में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो इसमें ओवरव्यू है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स है बेसिकली वो हम क्लियर करेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। देखते हैं कि एक मैन और वुमेन जो काम करते हैं अपने अपने जगह पे, वो किस तरीके से अलग हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है जिसमें हमारी वेल्थ का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कुछ डेवलपमेंट हो रही है। इट क्रिएट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो कहीं पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे हम गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब हम ये कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वैल्यू ऐड होती है कहां पर, नेशनल इनकम में। अगर हम चीज कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको सेल करेंगे, मार्केट में हो जाएगी, तो कंट्री के इनकम में कहीं ना कहीं वो ग्रोथ लाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेक्टर कौन कौन से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो पहला आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और आपका तीसरा क्या है, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है आपका, जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूस होता है, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इट इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी किसमें आती है, प्राइमरी सेक्टर में। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल हुआ है उसको हम अलग प्रोडक्ट में मशीन की हेल्प से, इंडस्ट्री की हेल्प से क्या कर देते हैं, अलग प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस सेक्टर कंसीडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, और इसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है आपका, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, टर्सरी सेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज। दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस और इंश्योरेंस। ये सारी एक्टिविटी किसमें आती है आपकी, टर्सरी सेक्टर में। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये किस सेक्टर में आ जाएगा, आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। क्लियर है चीज। अब चलते हैं आगे, टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें आपका पहला मार्केट एक्टिविटी और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में वो सारी चीजें आती हैं जो हम गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं वह हमारे नेशनल इनकम में काउंट होती है। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर रिम्यूनरेशन। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्री की जो डेवलपमेंट है, इनकम है, उसमें ग्रोथ कर रही हो। ठीक है,
नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होगी, जो हम अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए चीजें करते हैं, ठीक है। जब नॉन मार्केट एक्टिविटी कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। तो जब हम खुद के लिए वो अगर घर में बैठ के बुनाई कटाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है, फिर इनकम में हम कुछ कंट्री की इनकम में हम कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्क परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन, ठीक है। आपको पता है मैन का काम अलग होता है और वुमेन्स का काम अलग होता है एज पर आवर सोसाइटी। जैसे वुमेन्स लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, हाउसकीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। तो अच्छा, मैन क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में फील्ड का काम करते हैं, यानी बाहर का काम करते हैं। तो घर वुमेन्स क्या करती है, डोमेस्टिक अफेयर संभालती है सारा। जनरली यही होता है हमारी सोसाइटी में। आगे, मैन आर पेड फॉर देयर वर्क। जो अब मैन जो है फील्ड में जाकर बाहर जो काम करते हैं उनके लिए उन्हें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। बट वुमेन्स जो घर का ही काम कर रही है, आखिर तो काम कर रही है ना, चाहे वो घर संभाल रही हो, लेकिन वही काम अगर मतलब उतनी ही मेहनत अगर जो मेल है वो बाहर कर रहा है तो उसके लिए उसे सैलरी मिल रही है। लेकिन उसी के बराबर अगर वुमेन जो है घर संभाल रही है, घर का काम कर रही है, तो उसके लिए उसे कोई पे नहीं मिलता है। द वर्क डन बाय मैन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, वेयर इज द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। अब वही है, बाहर जाकर अगर पर्सन कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो जो वो सर्विसेज दे रहा है, या फैक्ट्री में जाके कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किस में काउंट होगी, आपकी नेशनल इनकम में काउंट होती है। बट वुमेन जो घर संभाल रही है, घर के अंदर जो काम कर रही है, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंसेस है इस चीज में। आगे क्या है आपका, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्शन, quality of population. Quality of population is mainly in literacy rate and health of the population. Literate and healthy population are asset of for a country. एक कंट्री जिसके अंदर एक लिटरेसी रेट अच्छा हो, तो यानी वहां के लोग क्या हैं, समझदार हैं, कोई भी सोचेंगे, कोई भी चीज सोचेंगे क्या करेंगे, लॉजिक के साथ सोचेंगे। दूसरी, वो हेल्दी भी हो, और दोनों चीज होनी चाहिए। आपको पता ही है ये कोट बहुत फेमस है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो उससे भी इंपॉर्टेंट क्या आपका हेल्थ का ठीक होना। अगर हेल्थ ठीक है, मान के चलो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है पर आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप क्या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कंट्री की ग्रोथ के लिए वहां की लिटरेसी रेट और वहां की पॉपुलेशन जो है वह हेल्दी होनी चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन पे। इसी का एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन क्या होता है, नॉलेज को एक्वायर करना। क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर करना, गेन करना, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पर्सन नॉलेज गेन कर रहा है तो अपने आप से उन चीजों को प्रोसेस करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। उसका जो सोचने का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आती है। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन, विद सेम लाइन है, रिपीट हो रही है, आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी रेट। व्हेन अ पर्सन is educated, then a family can be educated, after that society can be educated, और उसके बाद हमारी कंट्री जो है, हाँ। तो अगर किसी फैमिली के अंदर कोई भी एक पर्सन एजुकेटेड है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और इस तरीके से वो पूरी सोसाइटी जो हो वो एजुकेटेड होगी, और सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो शहर पूरा एजुकेटेड होगा, और उसके बाद आपका स्टेट होगा, फिर जाकर कंट्री होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ही चीजें आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप। An educated person can earn more income compared than an educated person. ये तो obvious बात है कि एक educated person जो होता है वो ज्यादा पैसे कमाता है एक uneducated person के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो educated person होता है उसकी जो वर्क होता है वो नेशनल इनकम में भी प्रॉपर काउंट होती है, ठीक है। गवर्नेंस इफिशियंसी
कैन ऑल्सो बी एनहेंस थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। अगर जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्किल पे ज्यादा ध्यान दे रही है कि हर पर्सन को कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए, कुछ ना कुछ जो है उससे टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो उसी के बेस पे क्या होगा, वो कंट्री के अंदर, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज्यादा चीजें हम नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिकली उतारना पड़ता है हर चीज को, ठीक है। तो इसी के लिए आपकी स्किल से रिलेटेड स्किल इंडिया टाइप की बहुत सारी जो है हम वो क्या कहते हैं प्रोग्राम वगैरह लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसमें हम क्या कर देते हैं लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीजें सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एजुकेशन है वो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे आता है आपका हेल्थ। तो हेल्थ देखते हैं, एन अनहेल्दी पर्सन एन अनहेल्दी पर्सन इज बर्डन ऑफ अ कंट्री इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियस बात है, वो क्या हमारे लिए लाइबिलिटी बन के रहता है, ठीक है। और हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हेल्दी इन्वायरमेंट इज अ कंपल्सरी। एक पर्सन, चाहे मैंने बताया आपको कि चाहे कितना भी ज्ञान हो उसके पास, कितनी भी नॉलेज है, कितना भी टैलेंटेड, पर अगर उसके पास उसकी हेल्थ कंडीशन ही ठीक नहीं है तो क्या वो किसी भी काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो फिर तो हमारे लिए बेकार है ना, अगर हम इकोनॉमी के टर्म में देखें तो। इन इंडिया स्टेट लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फीवर मेडिकल कॉलेजेस, दिस स्टेट हैव पुअर हेल्थ कंडीशन। आप सच बात है कि अगर आप बिहार, उत्तराखंड, इनमें गांव साइड में जाओ, बिल्कुल रूट लेवल पे आप चेक करो तो हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। अंदर बहुत बार न्यूज आती है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड पे जो है वो कुत्ता सो रहा है, ठीक है। कितनी बार ऐसी भी न्यूज आती है कि मॉर्चरी के अंदर जो डेड बॉडीज होती है उनको चूहे कुतर रहे। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज वगैरह आती है, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। ऑन दी अदर स्टेट, आपके कुछ स्टेट है जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इवन इंडिया में 181 में से 81 मेडिकल कॉलेजेस जो है इन 4 स्टेट में ही है बस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ की हेल्थ कंडीशन क्या होगी, बहुत सही होगी, ठीक है। इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 टू 34, यानी 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था 147 और कम हो गया 2016 में कितना हो गया 34। आगे क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड डेथ रेट कितना हमारा चला गया 6.4 इन 2016। तो जितनी ज्यादा मेडिकल कंडीशन बेहतर होती जाएगी, हेल्थ कंडीशन बेहतर होती जाएगी, चीजें सुधरेंगी, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ occurring in a given geographical area per 1000 person। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, लिविंग पर्सन एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे एक साल के अंदर 1000 में से कितने लोग जिंदा रहते हैं, वो वहां का क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट होता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर पर्सन जिसको काम करने की इच्छा है पर वो काम उसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिना दैट अकर व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनएबल टू फाइंड वर्क। तो काम करने की इच्छा है उसमें पर उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए लाइबिलिटी टू द नेशन। अगर पर्सन जिसके पास नॉलेज है, स्किल है, हेल्दी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो क्या है, कंट्री के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, मैन पावर का वेस्टेज है। अब देखते हैं 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया। पहला कौन सा होता है आपका, सीजनल, और दूसरा डिस्गाइज्ड। तो देखते हैं हम कौन क्या होता है ये सीजनल और डिस्गाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि इन केस सीजनल एम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। अगर साल के कुछ मंथ में किसी पर्सन के पास कोई काम नहीं है तो उसे हम बोलेंगे क्या, हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि भाई 4 महीने तक खेती हो गई, 4-5 महीने का सीजन हो गया, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है फसल के तो उसके बाद 1-1.5 महीने का गैप आ जाता है बीच में। इन बिटवीन फार्मर्स के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया, उसे हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई। अब आते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि एक जगह है
जहां पर कोई काम है उसको करना है और उसको करने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए। जैसे खेत है और उस खेत की मान के चलो बीज लगाने हैं, वहां पे सीड लगाने हैं, तो उस सीड को लगाने के लिए मान के चलो सिर्फ 2 या 3 लोगों की जरूरत, 3 लोग मान लेते, 3 लोग जो है इनफ है, 2-3 घंटे में इजिली काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट वहां पे काम कितने कर रहे हैं, 6-7 लोग, सिर्फ 3 लोगों में काम हो जाएगा, पर नहीं, वहां पे 3-4 लोग एक्स्ट्रा है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड। अगर वो 3 लोग 4 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो नहीं भी होते तो भी वहां पर काम हो जाता, पर वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लगता है हमें कि वो पर्सन जो है वो काम कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं भी होता तो काम चल जाता। तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर अ फील्ड एक्वायर द सर्विसेज ऑफ 6 people and 9 people are work in a same field, then 3 extra person are come under the category of disguised unemployment, जो मैंने आपको चीजें बताई, ठीक है भाई। अब आते हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन, कि पर्सन एजुकेटेड है, पीएचडी कर रखी है, ठीक है, मास्टर्स कंप्लीट हो चुके, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं है। दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट सी और ही अनेबल टू फाइंड वर्क, मतलब काम करने की इच्छा है, डिग्री विग्री भी है, सब कुछ है, काम भी आता है उसे, बट वो काम उसे मिल नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो मैंने आपको चीजें बताई। अब आते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड हु इज कम अंडर 1 year ऑफ एज, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 न्यू बॉर्न बेबीज में से 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे देते हैं बर्थ रेट क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम ये देखते हैं कि 1000 लोगों में कितने नए बच्चे जो है वो कितने नए बच्चों का बर्थ हुआ, ठीक है। डेथ रेट सेम वही चीज, इट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम यानी 1 साल ले लेते हैं, 1 साल में 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट। क्लियर ये चीज। अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक फिक्स टाइम पीरियड में किसी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई जितनी भी आपके गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। दोबारा बता देता हूं मैं कि किसी कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड में 1 साल ले लेते हैं, 1 साल के अंदर वहां के लोगों ने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी उनकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम क्या होता है, सेम वही चीज कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है फिक्स टाइम पीरियड में उसकी एस्टिमेशन वैल्यू कितनी होती है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है भाई। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन अ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक ह्यूमन जिसके अंदर कोई एक स्किल है, सपोज एक साइंटिस्ट है जिसको वो बनाना आता है, मिसाइल वगैरह बनाने आती, तो क्या उसकी जगह मतलब वो क्या हमारे लिए वो क्या होगा, वो ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक स्किल है, एक प्रोडक्टिव नॉलेज है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम उस पर्सन को एजुकेशन अच्छा दे दें, हेल्थ का अच्छा ध्यान रख ले, तो हो सकता है वो आगे जाकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, उसकी एजुकेशन देनी है, एजुकेशन के साथ स्किल प्रोवाइड करनी है और उसके हेल्थ का ध्यान रखना है। आगे पीपल एज रिसोर्स, इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल एंड एबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या,
कि कंट्री के अंदर वो वर्कफोर्स, अगर जो भी वर्कफोर्स है उसके पास स्किल है, एबिलिटीज वगैरह है, तो चीजों में मतलब कंट्री के डेवलपमेंट क्या कर पाएगी, अपना योगदान दे पाएगी। ठीक है भाई। तो ये था पूरा आपका चैप्टर जो बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था। इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है। अब क्या आएगा आपका, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।